भविष्य के सिविल सर्वेंट्स। आज तारीख है 5 फरवरी 2026। आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए तो आज की पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण खबर से शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक न्यूज़ आइटम नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी और सामाजिक संरचना में एक बड़े बदलाव का संकेत है। हाँ, ये खबर गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिहाज से बहुत बड़ी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी को लॉन्च किया है। पहली नजर में ये एक और कैब ऐप लग सकता है, जैसे ओला या उबर, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये कोई आम राइड हेलिंग ऐप नहीं है। ये भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मालिकाना हक, अ सेंस ऑफ ओनरशिप और पूरा का पूरा संचालन एक सहकारी समिति के पास है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका नाम है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये सीधे सीधे उस मॉडल को चुनौती देता है जिसे हम प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म कहते हैं, जिस पर उबर और ओला जैसी कंपनियां काम करती हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और इस फंडामेंटल डिफरेंस को समझते हैं। जब आप कहती हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म को चुनौती देता है, इसका असल में मतलब क्या है? एक आम इंसान के लिए, एक ड्राइवर के लिए और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसके क्या मायने हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक कंपनी जैसे उबर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाती है, वो ड्राइवरों और यात्रियों को जोड़ती है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म का पूरा कंट्रोल और सारा मुनाफा वो तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाता है ना। एग्जैक्टली। ड्राइवर जो असल में सर्विस दे रहा है, वो सिर्फ एक गिग वर्कर है। उसे हर राइड पर एक भारी भरकम कमीशन, लगभग 25 से 30% कंपनी को देना पड़ता है। 25 से 30%? मतलब अगर एक ड्राइवर ने 100 रुपए की राइड पूरी की तो उसे मुश्किल से 70 या 75 रुपए ही मिलते हैं। बिल्कुल। बाकी 25-30 रुपए प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर कंपनी ले जाती है। और यहीं पर भारत टैक्सी एक क्रांति लेकर आता है। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है जीरो कमीशन मॉडल। जीरो कमीशन? हाँ, जीरो कमीशन। जरा सोचिए, भारत टैक्सी में ड्राइवर्स, जिन्हें सम्मान से सारथी कहा जा रहा है, को हर राइड पर कोई कमीशन नहीं देना होगा। कोई भी कमीशन नहीं? नहीं, उन्हें सिर्फ एक मामूली फिक्स्ड मंथली सब्सक्रिप्शन फी देनी होगी। उसके बाद दिन भर की पूरी कमाई, हर एक रुपया सीधा सारथी की जेब में जाएगा। वाह, ये तो ड्राइवरों की कमाई पर एक बहुत बहुत बड़ा असर डालेगा। पर ये मॉडल काम कैसे करेगा? अगर कंपनी कमीशन नहीं लेगी तो ऐप की मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी, सर्वर कॉस्ट, ये सब कहाँ से आएगा? क्या वो सब्सक्रिप्शन फीस काफी होगी? देखिए, यहीं पर कोऑपरेटिव मॉडल की खूबसूरती है। ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सदस्यों यानी सारथियों की सेवा और समृद्धि के लिए बनाया गया है। सब्सक्रिप्शन फीस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो प्लेटफॉर्म के ऑपरेशनल कॉस्ट्स को कवर कर सके। इसका लक्ष्य बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यूएशन बनाना नहीं है। इसका लक्ष्य ड्राइवरों की आय को मैक्सिमाइज करना है। बिल्कुल। और इसी विचारधारा को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिविज्म। प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिविज्म, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे और आसान भाषा में समझाएंगी? ये बस एक नॉन प्रॉफिट ऐप चलाने जैसा है या इसमें और भी कुछ गहरा है? इसमें बहुत कुछ गहरा है। प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिविज्म का मतलब है कि जो लोग प्लेटफॉर्म पे काम करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं, वही उसके मालिक भी हैं। वही मालिक हैं? हाँ, भारत टैक्सी में हर सारथी उस सहकारी समिति का शेयर होल्डर सदस्य है। इसका मतलब है कि उनके पास वोटिंग का अधिकार है। अच्छा। वो मिल के तय कर सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन फीस कितनी होगी, ऐप में क्या नए फीचर्स आएंगे, डेटा प्राइवेसी की पॉलिसी क्या होगी। तो सारे बड़े फैसले ड्राइवर्स ही लेंगे मिलकर? हाँ, यहाँ तक कि साल के अंत में अगर कोऑपरेटिव को कोई मुनाफा होता है तो वो डिविडेंड के रूप में सदस्यों में ही बांट दिया जाएगा। हाँ। तो यहाँ ड्राइवर सिर्फ एक कर्मचारी या गिग वर्कर नहीं है, वो मालिक है। वो मालिक है। इसीलिए इसका आदर्श वाक्य है सारथी ही मालिक। ये तो वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एक ऐप लॉन्च नहीं है, ये गिग इकोनॉमी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। लेकिन इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। क्या इसके लिए कोई तैयारी की गई है? बिल्कुल।
इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए 9 अलग-अलग स्टेक होल्डर्स के साथ MOUs यानी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण MOU है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसे हम NEGD कहते हैं, के साथ। NEGD। हाँ, NEGD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के तहत आता है, इस प्लेटफॉर्म को भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने में मदद करेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI, ये टर्म हम बार बार सुनते हैं, आधार, UPI, डिजिलॉकर। तो भारत टैक्सी के केस में DPI से जुड़ने का क्या फायदा होगा? इसके कई फायदे हैं। NEGD की मदद से भारत टैक्सी ऐप को यूमांग प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे इसकी पहुंच बढ़ेगी। ड्राइवर्स का वेरिफिकेशन वो डिजिलॉकर से हो जाएगा। बिल्कुल डिजिलॉकर के जरिए होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया सीमलेस और पेपरलेस हो जाएगी। पेमेंट के लिए UPI तो होगा ही, इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट कम होता है। ट्रस्ट डेफिसिट कैसे? यात्रियों को पता होगा कि हर ड्राइवर पूरी तरह से वेरीफाइड है और ड्राइवरों को पेमेंट की सुरक्षा मिलेगी। ये भारत के अपने होम ग्रोन टेक्नोलॉजी स्टैक का बेहतरीन इस्तेमाल है। ठीक है, तो हमने इसका बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजिकल बैकबोन समझ लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो UPSC एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जरूरी है। गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से हम इस पहल को कहाँ फिट कर सकते हैं? ये सीधा सीधा हमारे संविधान के दिल से जुड़ता है। GS पेपर 2 के लिए सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी DPSP में आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B। आर्टिकल कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो सहकारी समितियों को बढ़ावा दें। बिल्कुल। और आर्टिकल 43B तो संविधान में शुरुआत से नहीं था, नहीं। इसे बाद में जोड़ा गया था, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के जरिए जोड़ा गया था। इसी संशोधन ने सहकारी समितियों को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा भी दिया था अंडर आर्टिकल 19(1)(c), जो कहता है कि सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एग्जैक्टली। तो भारत टैक्सी इस संवैधानिक संशोधन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, एक जीता जागता उदाहरण। मतलब ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये एक संवैधानिक मैंडेट का पालन है। और GS पेपर 2 में ही प्रेशर ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी की भूमिका भी एक टॉपिक है। क्या हम इस कोऑपरेटिव को उस नजरिए से भी देख सकते हैं? निश्चित रूप से। ये गिग वर्कर्स जो अब तक अनऑर्गेनाइज्ड थे और बड़ी कंपनियों की मनमानी का शिकार हो रहे थे, उनके एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन का बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक दबाव समूह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन भी पेश कर सकता है। ये एक फॉर्मल एसोसिएशन है जो अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा कर रहा है। और GS पेपर 3 जहां इंडियन इकोनॉमी और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, वहां इसकी प्रासंगिकता तो साफ दिख रही है। बिल्कुल। GS पेपर 3 में ये कई बॉक्सेस टिक करता है। पहला, गिग इकोनॉमी। ये गिग वर्कर्स की समस्याओं जैसे लो पे, नो सोशल सिक्योरिटी और एल्गोरिथमिक एक्सप्लॉयटेशन का एक समाधान प्रस्तुत करता है। दूसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास ये सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ कुछ शेयर होल्डर्स तक सीमित न रहकर उन हजारों ड्राइवरों तक पहुंचे जो असल में मेहनत कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट। ये रोजगार को ज्यादा डिग्निफाइड और प्रॉफिटेबल बना रहा है। और चौथा, जैसा हमने चर्चा की, डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि ये DPI का लाभ उठा रहा है। निबंध के पेपर के लिए भी यहां से एक बहुत अच्छा विषय निकल कर आता है, सहकारी समितियां, आर्थिक विकास का तीसरा स्तंभ। बेहतरीन पॉइंट। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर और तीसरा ये कोऑपरेटिव सेक्टर। भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक लंबा और सफल इतिहास रहा है। दूध में अमूल, उर्वरक में IFFCO, बैंकिंग में सहकारी बैंक। भारत टैक्सी इस आंदोलन को डिजिटल युग में शहरी अर्थव्यवस्था में लेकर आ रहा है। तो ये सहकारिता मंत्रालय के सहकार से समृद्धि विजन को साकार कर रहा है। बिल्कुल, सहकार से समृद्धि के विजन को। और इसका कानूनी ढांचा भी बहुत मजबूत है, जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? एक सामान्य स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट से ये कैसे अलग है? देखिए, भारत में सहकारिता या कोऑपरेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी हर राज्य का अपना कानून है।
लेकिन अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक से ज्यादा राज्यों में काम करना है, जैसे भारत टैक्सी को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर सब जगह ऑपरेट करना है, हाँ, तो उसे एक सेंट्रल लॉ के तहत रजिस्टर होना पड़ेगा। यही काम करता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। इसके तहत रजिस्टर्ड समितियां सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के दायरे में आती हैं। अंडरस्टूड। अब कुछ प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स पे नजर डाल लेते हैं जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। संचालन निकाय, अ गवर्निंग बॉडी, का नाम क्या है? संचालन निकाय है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। और टेक्नोलॉजी पार्टनर? टेक्निकी पार्टनर अ टेक्नोलॉजी पार्टनर है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD। और इसे समर्थन देने वाली बड़ी सहकारी संस्थाएं कौन है? NCDC, IFCO, क्रिब्को और अमूल जैसी संस्थाएं भी इसे सपोर्ट कर रही हैं। और ड्राइवरों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं? हर सारथी को 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य कवर, अ फैमिली हेल्थ कवर मिलेगा। ये वो सामाजिक सुरक्षा है जो गिग इकोनॉमी में अभी तक गायब थी। एक और पहल का जिक्र हुआ था, बाइक दीदी या सारथी दीदी। ये क्या है? ये एक बहुत ही प्रगतिशील और महत्वपूर्ण कदम है। सारथी दीदी योजना विशेष रूप से महिला ड्राइवरों के लिए है जो बाइक टैक्सी चलाएंगी। ये एक 2 बड़े मकसदों को पूरा करता है। पहला, महिलाओं के लिए सुरक्षित रोजगार के अवसर पैदा करना, और दूसरा, महिला यात्रियों के लिए एक सुरक्षित परिवहन का विकल्प देना। तो ये विमेन्स सेफ्टी और विमेन्स एम्पावरमेंट दोनों को एक साथ एड्रेस करता है। बिल्कुल। बहुत खूब। अब मेंस के एनालिसिस को और गहरा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक मॉडल कहा। इसका मतलब क्या है और इसका लोकल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, उबर ओला का मॉडल एक्सट्रैक्टिव है। वो एक शहर में ऑपरेट करते हैं और वहां से कमाया गया मुनाफा कमीशन के रूप में अपने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, जो अक्सर देश के बाहर होता है। और भारत टैक्सी का मॉडल डिस्ट्रीब्यूटिव है? हाँ, यहाँ पैसा शहर से बाहर नहीं जा रहा, बल्कि उसी शहर के ड्राइवरों की जेब में जा रहा है। जब एक ड्राइवर की आय 25-30% बढ़ जाती है, तो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बढ़ती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? यानी अतिरिक्त आय का वो हिस्सा जो व्यक्ति खर्च करता है। बिल्कुल, वो ड्राइवर उस बढ़ी हुई आय से अपने बच्चों की स्कूल फीस भरेगा, स्थानीय दुकान से सामान खरीदेगा, लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। इससे लोकल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है और एक पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल शुरू होता है। क्या इसका कोई सबूत है? हाँ, ये सिर्फ थियोरी नहीं है। भारत टैक्सी के सॉफ्ट लॉन्च के दौरान ड्राइवरों के बीच 10 करोड़ रुपए का लाभ बांटा गया, जो इस कॉन्सेप्ट का एक सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये तो आर्थिक पहलू हुआ। प्रशासनिक और तकनीकी आयामों पर भी बात करते हैं। DPI के इस्तेमाल का लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस क्या है? इसका लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस है ट्रस्ट और एफिशिएंसी का निर्माण। जब NEGD जैसी सरकारी संस्था तकनीकी भागीदार होती है, तो लोगों का सिस्टम में भरोसा बढ़ता है। और एफिशिएंसी? डिजी लॉकर से KYC होने से ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मिनटों में पूरा हो जाता है, जबकि पहले इसमें कई दिन लगते थे और बहुत कागजी कार्रवाई होती थी। यूमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने से सरकार की दूसरी सेवाओं के साथ इंटीग्रेशन भी आसान हो जाता है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जगह अब पब्लिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का एक नया मॉडल है। एकदम सही। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस मॉडल की चुनौतियां क्या हैं? क्या ये वाकई उबर और ओला जैसी अरबों डॉलर की कंपनियों का मुकाबला कर पाएगा? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। आपकी आशंका बिल्कुल जायज है, और ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। उबर और ओला के पास वेंचर कैपिटल का अथाह पैसा है। वो सालों तक कैश बर्न कर सकते हैं। मतलब नुकसान उठाकर भी ग्राहकों को भारी डिस्काउंट और ड्राइवरों को इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि मार्केट पर कब्जा कर सकें। हाँ, एक सहकारी समिति जो अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह है, वो इस तरह से पैसा नहीं जला सकती। ये एक डेविड वर्सेस गोलायत की लड़ाई है। दूसरी चुनौती टेक्नोलॉजी की भी तो होगी। उबर का AI बेस्ड रूट ऑप्टिमाइजेशन, डिमांड प्रेडिक्शन और डायनामिक सर्च प्राइसिंग का जो सिस्टम है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। क्या एक सहकारी संस्था इस टेक्नोलॉजिकल रेस में टिक पाएगी? ये दूसरी बड़ी चुनौती है। टेक्नोलॉजी को लगातार अपडेट करने के लिए R&D में भारी निवेश की जरूरत होती है। सहकारी समिति को NEGD और दूसरे टेक पार्टनर्स के साथ मिलकर एक बहुत ही एजाइल और एडेप्टिव टेक स्टैक बनाना होगा। सर्च प्राइसिंग जैसी चीजें शायद ना करें। हाँ, शायद वो सर्च प्राइसिंग जैसी चीजें ना करें, क्योंकि वो उनके कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। लेकिन रूट ऑप्टिमाइजेशन
और सर्विस एफिशिएंसी में उन्हें बराबरी करनी होगी। और एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में सहकारी क्षेत्र की अपनी समस्याएं भी रही हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई भतीजावाद, नौकरशाही की सुस्ती। क्या भारत टैक्सी इन खतरों से बच पाएगा? ये तीसरा और शायद सबसे अंदरूनी खतरा है। सहकारी आंदोलन की सफलता के साथ साथ उसकी विफलताओं के भी कई उदाहरण हैं, जहां मिसमैनेजमेंट और राजनीति ने अच्छी खासी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। तो अ वे फॉरवर्ड क्या है? इस मॉडल को सफल और टिकाऊ बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? मेरे हिसाब से 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला, इसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ONDC एक ओपन नेटवर्क है जो इसे किसी एक ऐप तक सीमित रखने के बजाय फोन पे, पेटीएम जैसे कई ऐप्स पर अपनी सर्विस लिस्ट करने की सुविधा दे सकता है। इससे तो पहुंच रातों रात बढ़ जाएगी। हाँ, दूसरा, सरकार को शुरुआती कुछ सालों तक इसे पॉलिसी सपोर्ट देना होगा। शायद सब्सिडी के रूप में नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों पर इन्हें प्रायोरिटी पार्किंग और कियोस्क्स देने के रूप में। और तीसरा, इस मॉडल की सफलता को दूसरे क्षेत्रों में दोहराने की कोशिश करनी होगी, जैसे फूड डिलीवरी, होम सर्विसेज एटसेट्रा। अगर ये सफल होता है तो ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी का चेहरा बदल सकता है। बहुत ही विस्तृत विश्लेषण। तो भारत टैक्सी की कहानी एक आंतरिक स्ट्रक्चरल डिसरप्शन की है जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। लेकिन भारत को बाहरी डिसरप्टर्स का भी सामना करना पड़ रहा है, खासकर जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि की हो। हाँ, और इसी से जुड़ी हमारी अगली खबर है इंटरनेशनल रिलेशंस से। ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसे हम HRW के नाम से जानते हैं, ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2026-2026 जारी की है। HRW की रिपोर्ट हर साल आती है और अक्सर चर्चा में रहती है। इस साल की रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है? HRW ने अपनी 36वीं 36th वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इसके भारत पर जो अध्याय है उसमें 2025 में भारत की मानवाधिकार स्थिति पर काफी आलोचनात्मक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अपनाया गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति बढ़ता हुआ तिरस्कार देखने को मिला है। और क्या कहा गया है? रिपोर्ट में कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे बंगाली भाषी मुसलमानों और रोहिंग्या शरणार्थियों का निष्कासन और सरकार के आलोचकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों का कथित दुरुपयोग। जाहिर है भारत सरकार ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी होगी। भारत का आधिकारिक पक्ष क्या है? भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कहकर खारिज किया है? MEA का कहना है कि यह रिपोर्ट आधारहीन, पक्षपाती, बायस्ड है और एक औपनिवेशिक मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाती है। भारत का तर्क है कि ऐसी बाहरी रिपोर्टें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हैं और जमीनी हकीकत से बहुत दूर होती हैं। तो यहाँ दो बिल्कुल विपरीत नैरेटिव हैं। एक UPSC एस्पिरेंट को इस मुद्दे को कैसे समझना चाहिए? GS पेपर 2 के लिहाज से इसके क्या आयाम हैं? GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में यह टॉपिक विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश के अंतर्गत आता है। HRW एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय NGO है, इसलिए उसकी रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट के वैश्विक संदर्भ को समझना भी जरूरी होगा, है ना? क्या ये सिर्फ भारत को लेकर है या कोई ब्रॉडर ट्रेंड है? बिल्कुल। HRW अपनी रिपोर्ट को एक बड़ी वैश्विक थीसिस में फिट करती है, जिसे वो डेमोक्रेटिक रिसेशन कहते हैं, यानी लोकतंत्र का क्षरण। रिपोर्ट का दावा है कि दुनिया भर में लोकतंत्र का स्तर 1985 के लेवल पर पहुंच गया है। और इसी संदर्भ में भारत को कहाँ रखा गया है? इस संदर्भ में रिपोर्ट भारत को हंगरी और फिलीपींस जैसे देशों के साथ रखती है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने का आरोप लगाया गया है। 2025 के विशिष्ट आरोपों में मणिपुर में जातीय तनाव, शरणार्थियों का निष्कासन और IT रूल्स व UAPA के तहत आलोचकों की गिरफ्तारी का भी उल्लेख है। मेंस के लिए इसका विश्लेषण बहुत ही नुआंस्ड होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना हो रही है और दूसरी तरफ वही पश्चिमी देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस मुद्दे का सबसे फैसिनेटिंग भूराजनैतिक आयाम है, इंटरेस्ट वर्सेस वैल्यूज का द्वंद्व। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश अपनी रिपोर्ट्स में भारत के लोकतंत्र पर चिंता जताते हैं, लेकिन साथ ही भारत के साथ F-16 फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स की डील भी साइन करते हैं।
तो ऐसा क्यों है? क्या उनके लिए मानवाधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं? काफी हद तक हाँ। इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना फैक्टर। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए पश्चिमी देशों को भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक भागीदार के रूप में चाहिए। मतलब भारत की रणनीतिक और आर्थिक अहमियत बहुत ज्यादा है। हाँ, इतनी ज्यादा है कि HRW जैसी रिपोर्ट्स उनके लिए एक रेप्यूटेशनल इरिटेंट बनकर रह जाती हैं। लेकिन ये उनकी विदेश नीति को डिक्टेट नहीं करती। वो भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो ये एक तरह का रियल पॉलिटिक है। लेकिन यहाँ एक और फंडामेंटल डिबेट है, सॉवरेनिटी वर्सेस यूनिवर्सलिज्म की। भारत कहता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारी संप्रभुता का सवाल है। HRW कहती है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं। इस बहस को कैसे समझा जाए? यह एक क्लासिक बहस है। भारत का पक्ष, अ प्रो सॉवरेंटी आर्ग्यूमेंट, यह है कि हमारा संविधान दुनिया के सबसे मजबूत संविधानों में से एक है। हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल्स 25 to 30 अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा देते हैं। और हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। बिल्कुल। अगर कोई समस्या है तो उसे हल करने के लिए हमारे पास अपने आंतरिक तंत्र हैं। बाहरी NGOs जिनकी अपनी फंडिंग और एजेंडा हो सकते हैं, उन्हें हमारे ऊपर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। और यूनिवर्सलिज्म का तर्क क्या है? यूनिवर्सलिज्म का पक्ष, जो HRW जैसी संस्थाएं लेती हैं, यह है कि मानवाधिकार किसी देश की सीमाओं में बंधे नहीं होते। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR के अनुसार ये अधिकार हर इंसान को जन्म से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो। हाँ। इसलिए अगर किसी देश के भीतर मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है तो ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए चिंता का विषय है। वो इसे आंतरिक मामला नहीं मानते। इन दोनों तर्कों में सच्चाई का अंश है। तो भारत के लिए आगे की सही राह क्या होनी चाहिए? क्या हमें ऐसी रिपोर्ट्स को पूरी तरह से अनदेखा कर देना चाहिए? हाँ, मेरे विचार में भारत को एक दोहरी रणनीति, एक ड्यूअल स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। पहला, राजनयिक स्तर पर जहां भी रिपोर्ट में तथ्यात्मक गलतियां या पक्षपाती नैरेटिव हों, उनका मजबूती से खंडन करना चाहिए, जैसा MEA करता है। और दूसरा? लेकिन दूसरा, और ये ज्यादा जरूरी है, हमें इन रिपोर्ट्स को एक आईने की तरह भी देखना चाहिए। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या इन आलोचनाओं में कोई सच्चाई है। अगर पुलिस सुधार, न्याय में देरी या अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना जैसी वास्तविक शिकायतें हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए पारदर्शी आंतरिक सुधारों पर काम करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ब्लैंकेट डिनायल की जगह एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बेहतर है? हाँ, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू UPR जैसा एक मैकेनिज्म है, जहां देश एक दूसरे के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करते हैं। यह संवाद और सुधार के लिए एक ज्यादा लेजिटिमेट और आधिकारिक मंच है। बिल्कुल। तो ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक तनाव की बात। अब बात करते हैं सहयोग की, और वो भी अपने सबसे करीबी पड़ोसी के साथ। भारत भूटान संबंधों में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। हाँ, और यहाँ ऊर्जा शब्द का मैं शाब्दिक अर्थ में प्रयोग कर रही हूँ। नई दिल्ली में भारत और भूटान के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसका पूरा फोकस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पनबिजली पर था। किन प्रोजेक्ट्स पर खासतौर से चर्चा हुई? 2 मुख्य प्रोजेक्ट्स एजेंडे पर थे। पहला, पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता 1020 मेगावाट है, उसे जल्द से जल्द चालू करने पर सहमति बनी है। और दूसरा? दूसरा, पुनत्सांगछू वनु प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। उसमें कुछ भूवैज्ञानिक समस्याओं के कारण देरी हो रही है। उस काम में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। ये पुनत सांगचूटू किस तरह का प्रोजेक्ट है? क्या ये बड़ा बांध वाला प्रोजेक्ट है? नहीं, और ये एक महत्वपूर्ण डिटेल है। ये एक रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजना है। इसका मतलब है कि इसमें नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बहुत बड़ा जलाशय या बांध नहीं बनाया जाता। अच्छा, नदी के प्राकृतिक प्रवाह का ही उपयोग किया जाता है। हाँ, उसी का उपयोग टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे बड़े बांधों की तुलना में बेहतर माना जाता है, और इस प्रोजेक्ट को भारत की वित्तीय और तकनीकी सहायता से ही विकसित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर शायद भविष्य को लेकर है। 2040 तक एक सीमा पार ऊर्जा ग्रिड बनाने की योजना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक बिजली भेजने की बात नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड ग्रिड बनाने की बात है, जो दोनों देशों के पावर सिस्टम को सीमलेसली जोड़ देगा। तो ये एक 2 वे स्ट्रीट होगी? बिल्कुल,
इससे भारत भूटान से सरप्लस बिजली खरीद सकेगा और जरूरत पड़ने पर भारत भूटान को बिजली दे भी सकेगा। ये ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता दोनों के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो ये सहयोग दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। भूटान को क्या फायदा है और भारत को क्या? बिल्कुल। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। भूटान के लिए जल विद्युत उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत को बिजली निर्यात करके उसे जो राजस्व मिलता है वो उसके जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और भारत के लिए? भारत के लिए ये स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद स्रोत है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भूटान की हाइड्रो पावर बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक रणनीतिक पहलू भी तो होगा, खासकर जब हम हिमालयी क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हैं। निश्चित रूप से ये ऊर्जा कूटनीति, एनर्जी डिप्लोमेसी का एक शानदार उदाहरण है। जब भारत भूटान जैसे पड़ोसी देशों के विकास में एक विश्वसनीय भागीदार बनता है तो ये स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करता है। लेकिन आपने पुनातसांगचू 1 प्रोजेक्ट में देरी का जिक्र किया, ये क्या समस्या है? हाँ, ये एक गंभीर चुनौती है। पुनातसांगचू 1 प्रोजेक्ट की साइट पर नदी के दाएं किनारे पर भूवैज्ञानिक अस्थिरता, जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई है। आसान भाषा में कहें तो वहां की जमीन और चट्टानें खिसक रही हैं। ओह, तो इससे बांध की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। हाँ, इसके कारण प्रोजेक्ट में भारी देरी और लागत में बढ़ोतरी हुई है। इस तकनीकी समस्या का सुरक्षित और स्थायी समाधान खोजना बहुत जरूरी है। और ये जो 2040 की ट्रांसमिशन योजना है, क्या ये सिर्फ भारत भूटान तक सीमित रहेगी या इसका दायरा और भी बढ़ सकता है? यह एक बहुत बड़े विजन का संकेत देती है। यह एक व्यापक BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ऊर्जा ढांचे की नींव रख सकती है। एक रीजनल ग्रिड? कल्पना कीजिए एक ऐसी रीजनल ग्रिड की जहां नेपाल और भूटान की हाइड्रो पावर, बांग्लादेश के गैस बेस्ड पावर प्लांट्स और भारत का सोलर और विंड पावर सब एक दूसरे से जुड़े हों। यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। बहुत दिलचस्प। अब पड़ोस में एक और देश बांग्लादेश पर नजर डालते हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं और वहां टेक्नोलॉजी का एक नया प्रयोग हो रहा है जो भारत के लिए भी एक सबक हो सकता है। 2026 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने हैं और वहां के चुनाव आयोग ने बहुत ही अभिनव पहल की है। प्रवासियों के लिए एक डिजिटल डाक मतपत्र प्रणाली शुरू की है। प्रवासी यानी जो बांग्लादेशी नागरिक दूसरे देशों में काम करते हैं, उनके लिए वोटिंग की व्यवस्था? बिल्कुल, पोस्टल वोट BD नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसके जरिए 122 देशों में रहने वाले 7.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मतदाताओं ने वोट देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी क्यों है? भारत में भी तो NRIs हैं, क्या उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था है? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI को वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें वोट डालने के लिए भारत में अपने कंस्टिट्यूएंसी में फिजिकली मौजूद रहना पड़ता है। तो रिमोट वोटिंग की अनुमति नहीं है? नहीं, भारत अभी भी अपने प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग की अनुमति नहीं देता है। चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है, लेकिन सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को लेकर चिंताएं हैं। ऐसे में बांग्लादेश का ये मॉडल भारतीय चुनाव आयोग ECI के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी हो सकता है। तो बांग्लादेश का ये मॉडल काम कैसे करता है? क्या ये पूरी तरह से ऑनलाइन वोटिंग है? नहीं, और यही इसकी खूबी है। ये एक हाइब्रिड दृष्टिकोण, एक हाइब्रिड अप्रोच है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से डिजिटल है। प्रवासी नागरिक ऐप के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करते हैं, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन मतदान ऑनलाइन नहीं होता? नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक डाक मतपत्र, पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, जिसे वो भरकर डाक के जरिए वापस भेजते हैं। तो वोटिंग अभी भी कागज पर ही हो रही है, ऐसा क्यों? यह सुरक्षा और विश्वास के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश है। ऑनलाइन वोटिंग में साइबर हेरफेर, हैकिंग और वोटर की गोपनीयता भंग होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मतदान को भौतिक यानी पेपर बेस्ड रखा गया है, ताकि वोटों की गिनती में किसी भी तरह की डिजिटल धांधली की गुंजाइश ना रहे। ये वाकई एक विचारणीय मॉडल है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हुआ। हाँ, जो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन शो है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की घोषणा हुई है। कौन कौन से? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI
को उम्मीद के मुताबिक बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। दिल्ली एयरपोर्ट को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का खिताब भी मिला है, जो सौर ऊर्जा जैसे हरित उपायों को अपनाने के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि असली कहानी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से परे है। क्या टियर 2 शहरों के एयरपोर्ट्स ने भी कोई पहचान बनाई है? आपने बिल्कुल सही कहा। असली कहानी टियर 2 शहरों के उधर की है। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी एयरपोर्ट को यूडीएन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। यूटीएन यानी उड़े देश का आम नागरिक। हाँ, इसके अलावा लखनऊ और पुणे जैसे एयरपोर्ट्स को भी उनके कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। यह साफ संकेत है कि भारत में विमानन क्षेत्र की अगली लहर, द नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ, अब गैर मेट्रो शहरों से आएगी। और मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर भी कोई बड़ी खबर है? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल को मिला है। एचएएल को आत्मनिर्भर भारत में सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता, बेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आत्मनिर्भर भारत का पुरस्कार दिया गया है। ये एमआरओ हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। अभी तक भारतीय एयरलाइंस को अपने विमानों की बड़ी सर्विसिंग और मरम्मत के लिए उन्हें सिंगापुर, दुबई या श्रीलंका भेजना पड़ता था, जिसमें बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। एचएएल की बढ़ती क्षमता इस तस्वीर को बदल सकती है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र से है। एक रक्षा पीएसयू यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। हाँ, यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL भी कहते हैं को मिनी रत्न श्रेणी 1 यानी मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। YIL का गठन कब हुआ था? YIL का गठन 2021 में हुआ था, जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB का निगमीकरण या कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया था और उसे 7 अलग-अलग कंपनियों में बांट दिया गया था। YIL उनमें से एक है। इस मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जे का मतलब क्या होता है? इससे कंपनी को क्या फायदा मिलता है? यह दर्जा कंपनी को महत्वपूर्ण वित्तीय स्वायत्तता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रदान करता है। एक श्रेणी 1 मिनी रत्न कंपनी बिना सरकार की मंजूरी के 500 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 2021 के OFB सुधारों की सफलता का एक प्रमाण है? निश्चित रूप से। OFB को लेकर हमेशा से अक्षमता और लाल फीताशाही की शिकायतें रहती थीं। निगमीकरण का उद्देश्य यही था कि इन कंपनियों को पेशेवर तरीके से चलाया जाए और वे प्रतिस्पर्धी बने। YIL का सिर्फ 3 साल में मिनी रत्न का दर्जा हासिल करना यह दिखाता है कि ये सुधार सही दिशा में है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी तीसरी खबर प्लास्ट इंडिया 2026 से है। हाँ, ये प्लास्टिक उद्योग की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है जो भारत मंडपम में शुरू हुई है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सिर्फ इसका आकार नहीं, बल्कि इसकी थीम और विजन है। इसकी थीम है भारत नेक्स्ट। हाँ, और इसका लक्ष्य है भारत को प्लास्टिक के कच्चे माल, मशीनरी और तैयार उत्पादों के लिए अगला वैश्विक विनिर्माण केंद्र, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। लेकिन जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो पर्यावरण और प्रदूषण की चिंता भी दिमाग में आती है। क्या इस प्रदर्शनी में उस पहलू का भी ध्यान दिया गया है? बहुत ज्यादा, और यही इसका सबसे खास पहलू है। इस प्रदर्शनी में एक जीरो वेस्ट मॉडल अपनाया गया है। इसका मतलब है कि प्रदर्शनी के दौरान जितना भी प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होगा उसे पूरी तरह से रिसाइकिल किया जाएगा। तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और EPR कॉन्सेप्ट के अनुरूप है। बिल्कुल, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR के कॉन्सेप्ट के भी पूरी तरह अनुरूप है, जो कहता है कि प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने कचरे को वापस इकट्ठा और प्रोसेस करे। चलिए अब पर्यावरण के एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो सीधे तौर पर हमारे शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों की सेहत और जीवन से जुड़ा है। ये खबर अर्बन हीट आइलैंड्स को लेकर है। हाँ, और ये एक बहुत ही चिंताजनक खबर है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी PNAS, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित विज्ञान जर्नल है, उसमें एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। ये अध्ययन बताता है कि जो वैश्विक जलवायु मॉडल है, उन्होंने भारत के मध्यम आकार के शहरों के लिए वार्मिंग के जोखिमों को बहुत कम करके आंका है, सिग्निफिकेंटली अंडर एस्टिमेटेड किया है।
कम करके आका है। इसका क्या मतलब है? क्या वो शहर हमारी सोच से ज्यादा गर्म हो रहे हैं? बिल्कुल। ये अध्ययन कहता है कि पटियाला जैसे मध्यम आकार के शहर, जिनकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच है, वो 2 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान वृद्धि के परिदृश्य में अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 50 से 112% अतिरिक्त गर्म हो सकते हैं। 50 से 112%? ये तो बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। इसका मतलब है कि अगर कोई वैश्विक रिपोर्ट कहती है कि भारत का औसत तापमान 2 डिग्री बढ़ेगा, तो पटियाला जैसे शहर का तापमान असल में 3 या 4 डिग्री बढ़ सकता है। आपने एकदम सही समझा। यही अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव है, जो पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर है, खासकर टियर 2 शहरों के लिए। अच्छा, इस यूएचआई प्रभाव के पीछे का विज्ञान क्या है? ये होता कैसे है? एक शहर अपने बगल के गांव से इतना ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है? इसके तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत, पेड़ पौधे और नम मिट्टी होती है। वो लगातार वाष्पीकरण, अ प्रोसेस कॉल्ड इवेपोट्रांसपिरेशन, के जरिए हवा में नमी छोड़ते रहते हैं, जिससे एक प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग जैसा प्रभाव पैदा होता है। इसे इवेपोट्रांसपिरेटिव कूलिंग कहते हैं। और शहरों में इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा। शहरों में हरियाली कम होती है और कंक्रीट, डामर, शीशे की इमारतें होती हैं। ये चीजें दिन में सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ती हैं। इससे शहर, खासकर रात के समय, अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री ज्यादा गर्म रहते हैं। और इस अध्ययन में टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान क्यों दिया गया है? क्या ये समस्या दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में नहीं है? समस्या वहां भी है, लेकिन 2 बड़े अंतर हैं। पहला, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों पर बहुत ज्यादा स्टडी हो चुकी है और वहां कुछ हद तक हीट एक्शन प्लान्स भी बने हैं। लेकिन पटियाला, जालंधर, नागपुर जैसे टियर 2 शहर जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं है। ये नीति निर्माण में एक ब्लाइंड स्पॉट बन गए हैं। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? ये सिर्फ गर्मी लगने से ज्यादा की बात है ना? ये जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। इसके 3 बड़े प्रभाव हैं। पहला, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर। गर्मी के तनाव, एक हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक से होने वाली मृत्यु दर में भारी वृद्धि हो सकती है। दूसरा, ऊर्जा संकट। जब शहर ज्यादा गर्म होंगे तो एयर कंडीशनर्स की मांग आसमान छू जाएगी। इससे हमारे बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ेगा, जिससे ब्लैकआउट्स का खतरा बढ़ जाएगा। और तीसरा, पानी का संकट। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें नीतिगत स्तर पर कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत है? बिल्कुल, हमें तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) में टियर 2 शहरों के लिए विशेष प्रावधान करने होंगे। और सबसे जरूरी है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? ब्लू मतलब जल निकाय, झीलें, तालाब, नदियां। ग्रीन मतलब शहरी वन, पार्क, हरी छतें, ग्रीन रूफ्स। ये शहर के प्राकृतिक AC की तरह काम करते हैं। हमें ऐसी अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज की जरूरत है जो कंक्रीट के जंगल बनाने की जगह इन ब्लू ग्रीन स्पेसेस को संरक्षित और विकसित करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब एक दुखद समाचार पर आते हैं, लेकिन जो सोशल इश्यूज और सोशियोलॉजी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय समाजशास्त्र की एक दिग्गज का निधन हो गया है। हाँ, भारतीय समाजशास्त्र के एक युग का अंत हो गया है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर आंद्रे बेतेई का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। GS पेपर 1, इंडियन सोसाइटी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स के लिए उनका काम समझना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर बेतई को भारतीय समाजशास्त्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उनका मुख्य योगदान क्या था? उनका सबसे बड़ा योगदान था भारतीय समाज को फील्ड व्यू से समझना, ना कि सिर्फ बुक व्यू से। मतलब उन्होंने किताबों में लिखे सिद्धांतों पर निर्भर रहने के बजाय गांव में जाकर लोगों के बीच रहकर समाज की सच्चाई को समझा। और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड पावर। हाँ, जो 1965 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब के लिए उन्होंने तमिलनाडु के तंजौर जिले के एक गांव श्रीपुरम में लंबा फील्ड वर्क किया। उस समय तक भारतीय समाज को समझने का प्रमुख आधार सिर्फ जाति को माना जाता था। बेतई ने इस विचार को चुनौती दी। कैसे? उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक भारत में सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, को सिर्फ जाति से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने एक त्रिपक्षीय मॉडल दिया, ट्रिनिटेरियन मॉडल, कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर,
इन तीनों में क्या अंतर है? इकोनॉमिक पोजीशन को दर्शाता है और पावर आपकी राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टैंडिंग को दर्शाता है। और उनकी सबसे बड़ी इंसाइट क्या थी? उनकी सबसे बड़ी इंसाइट ये थी कि पारंपरिक भारत में ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जो जाति में ऊंचा था वो वर्ग और शक्ति में भी ऊंचा होता था। इसे उन्होंने क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी कहा। लेकिन उन्होंने दिखाया कि आजादी के बाद हाँ, बेतेई ने दिखाया कि आजादी के बाद लोकतंत्र, भूमि सुधार और शिक्षा के कारण आधुनिक भारत में ये तीनों अक्ष अब अलग हो गए हैं। अ प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। आज एक व्यक्ति जाति में निम्न हो सकता है, लेकिन वो एक बड़ा राजनेता बनकर शक्ति में बहुत ऊंचा हो सकता है, या वो सरकारी नौकरी पाकर वर्ग में ऊंचा हो सकता है। इसी तरह एक उच्च जाति का व्यक्ति गरीब हो सकता है और शक्तिहीन भी। वो जाति जनगणना के भी एक बड़े आलोचक थे। उनका इस पर क्या विचार था? हाँ, और आज के संदर्भ में उनका ये विचार बहुत प्रासंगिक है। उनका तर्क था कि जाति की गिनती करने से जातिगत पहचान और भी ज्यादा कठोर यानी रिजिड हो जाती है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, कास्ट हैज नो फंक्शन टुडे एक्सेप्ट इन पॉलिटिक्स। सामाजिक मुद्दों में एक और बहुत ही दुखद और परेशान करने वाली घटना गाजियाबाद से सामने आई है, जहां 3 नाबालिग बहनों ने आत्महत्या कर ली। हाँ, और इस घटना के पीछे की जो वजह सामने आई है वो हमारे समाज, खासकर डिजिटल युग में पेरेंटिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। पता चला है कि मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग को लेकर माता-पिता से हुए विवाद के बाद लड़कियों ने यह कदम उठाया। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है। बिल्कुल, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ये कई चीजें उजागर करती है। पहला, पेरेंटिंग में डिजिटल डिवाइड। आज के बच्चे डिजिटल नेटिव्स हैं, उनके माता-पिता डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं। माता-पिता के पास अक्सर ये समझने के उपकरण नहीं होते कि उनके बच्चे ऑनलाइन दुनिया में क्या कर रहे हैं। इसमें एक और पहलू है सामाजिक अलगाव का। लड़कियों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। हाँ, और ये जापान की हिकोकोमोरी घटना जैसा है, जहां युवा खुद को समाज से पूरी तरह से काट लेते हैं। यह भी एक नैतिक सवाल खड़ा करता है। गेमिंग ऐप्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उनमें परसुएसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उन्हें जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि यूजर को उनकी लत लग जाए। अब चलते हैं संस्कृति और विरासत, कल्चर एंड हेरिटेज खंड की ओर। यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति को याद करेंगे जिन्होंने भारतीयों को भारत घूमना सिखाया। आप ह्यू गैंजर की बात कर रही हैं। वो और उनकी पत्नी कॉलिन स्वतंत्र भारत में यात्रा लेखन और ट्रैवल राइटिंग के प्रणेता माने जाते हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका योगदान क्या था? 80s और 90s के दशक में जब भारत में घूमना सिर्फ तीर्थ यात्रा तक सीमित था, गैंजर दंपति ने भारतीयों को अपने ही देश की खूबसूरती से परिचित कराया। दूरदर्शन पर उनका एक शो आता था, लुकिंग बियॉन्ड। उनका सबसे बड़ा योगदान था धीमी यात्रा, स्लो ट्रैवल के विचार को लोकप्रिय बनाना। धीमी यात्रा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यात्रा सिर्फ चेकलिस्ट पर जगहों को टिक करने का नाम नहीं है। उनकी फिलॉसफी थी कि किसी जगह को सच में जानने के लिए वहां रुकें, लोगों से बात करें, वहां के स्थानीय मिथकों, कहानियों और इतिहास में डूबें। उन्होंने यात्रा को भारतीय संस्कृति के समन्वित ताने बाने, असिंक्रेटिक फैब्रिक। चलिए अब आज की चर्चा से निकले कुछ नैतिक मुद्दों, एथिक्स लिंकेजेस को केस स्टडी के रूप में देखते हैं, जो जीएस पेपर 4 के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहली केस स्टडी भारत टैक्सी के लॉन्च से ही निकलती है। प्लेटफॉर्म कॉपरेटिविज्म बनाम एल्गोरिथम नियंत्रण। नैतिक मुद्दा ये है कि क्या एल्गोरिथम का बिना किसी पारदर्शिता के श्रमिकों की आजीविका को नियंत्रित करना नैतिक है? तो इसमें नैतिक सिद्धांत कौन से लागू होते हैं? यहाँ हम जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के नैतिक सिद्धांत को देख सकते हैं। कांट ने कहा था कि हमें इंसानों को कभी भी केवल एक साधन, merely a means to an end के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पारंपरिक गिग प्लेटफॉर्म ड्राइवरों को मुनाफा कमाने का एक साधन मात्र समझते हैं। और भारत टैक्सी का मॉडल? भारत टैक्सी का मॉडल गांधीवादी ट्रस्टीशिप और जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांतों के करीब है, जो ये सुनिश्चित करता है कि मेहनत करने वालों को मुनाफे में उचित हिस्सा मिले। दूसरी केस स्टडी HRW रिपोर्ट और भारत की प्रतिक्रिया से निकलती है, संप्रभुता बनाम सार्वभौमिक मानवाधिकार। यहाँ नैतिक दुविधा या एथिकल डायलेमा यह है कि क्या राष्ट्रीय संप्रभुता की अवधारणा मानवाधिकारों की रक्षा के सार्वभौमिक दायित्व को खत्म कर देती है? तो एक सिविल सर्वेंट को इस दुविधा में क्या रुख अपनाना चाहिए?
एक सिविल सर्वेंट को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। उसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है, लेकिन साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि शासन न्यायपूर्ण और मानवीय हो। एक आत्मविश्वासी और न्यायपूर्ण राज्य को अपनी शासन व्यवस्था में सुधार के लिए बाहरी जांच से डरना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अब समय है प्रीलिम्स फैक्ट्स के एक त्वरित रिवीजन का। बिल्कुल। पहला, भारत टैक्सी। ये एक सहकारी समिति है जो मल्टी स्टेट कोऑप एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत है और जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है। दूसरा, पुनात सांगछू 2, यह भूटान में 1020 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजना है जिसे भारत की सहायता से बनाया गया है। तीसरा, मिनीरत्ना श्रेणी आई। यह दर्जा हाल ही में यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला है, जिससे उसे 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। चौथा, आंद्रे बतेई, प्रसिद्ध समाजशास्त्री जिनकी मौलिक कृति कास्ट, क्लास एंड पावर है। उन्होंने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया और समाज का त्रिपक्षीय मॉडल दिया। पांचवां, शहरी तापद्वीप UHI PNAS के अध्ययन के अनुसार भारतीय टियर 2 शहर अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 50 से 112% ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। छठा, सूरजकुंड मेला 2026, यह फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित होता है। इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं और भागीदार राष्ट्र मिस्र है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DSPP है, जो राज्य को सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अब बारी है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। आज की चर्चा पर आधारित 2 प्रश्न। पहला प्रश्न GS पेपर 2 से है। प्रश्न है, सहकारी मॉडल ऐतिहासिक रूप से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। भारत टैक्सी जैसी पहलों का शुभारंभ शहरी डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में इसके प्रवेश का संकेत देता है। इस कथन के आलोक में गिग इकोनॉमी की संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने में प्लेटफॉर्म कॉपरेटिविज्म की क्षमता पर आलोचनात्मक चर्चा करें। इस मॉडल को बढ़ाने में प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियां क्या हैं? इसके उत्तर की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? उत्तर की शुरुआत में आप प्लेटफॉर्म कॉपरेटिविज्म को परिभाषित करें। मुख्य भाग में इसके आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक लाभों पर चर्चा करें। फिर आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन की चुनौतियों पर आएं। निष्कर्ष में आप ONDC और प्रोफेशनल प्रबंधन जैसे सुझाव दे सकते हैं। और दूसरा प्रश्न GS पेपर 1 से भारतीय समाज पर। प्रश्न है, भारत में जाति की समाजशास्त्रीय समझ में आंद्रे बेतेई के योगदान का विश्लेषण करें। उनके त्रिपक्षीय दृष्टिकोण, ट्रिनिटेरियन अप्रोच, ने जाति को एक कठोर अनुष्ठानिक पदानुक्रम के रूप में देखने के पारंपरिक दृष्टिकोण को कैसे चुनौती दी? इसका उत्तर कैसे लिखें? परिचय में आंद्रे बेतेई को फील्ड व्यू परंपरा के एक प्रणेता के रूप में प्रस्तुत करें। मुख्य भाग में उनके त्रिपक्षीय मॉडल जाति, वर्ग और शक्ति की विस्तार से व्याख्या करें। बताएं कि कैसे उन्होंने क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी की धारणा को तोड़ा। निष्कर्ष में समकालीन भारत में उनके काम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया। और अब आज की क्विज ये देखने के लिए कि आपने कितना ध्यान से सुना, मैं 5 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, भारत टैक्सी पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक निजी कंपनी द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है। 2. यह ड्राइवरों के लिए जीरो कमीशन मॉडल पर काम करता है। 3. इसका संचालन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही उत्तर है C, यानी केवल कथन 2 और 3 सही हैं। यह एक सहकारी पहल है, निजी स्टार्टअप नहीं। दूसरा सवाल, पुनत सांगछू 2 पनबिजली परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, भारत और किस देश के बीच एक प्रमुख सहयोग का उदाहरण है? A. नेपाल, B. बांग्लादेश, C. भूटान, D. म्यांमार। सही जवाब है C, भूटान। तीसरा सवाल, PNAS जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन अर्बन हीट आइलैंड्स के बढ़ते खतरे के संदर्भ में विशेष रूप से किसकी भेद्यता वल्नरेबिलिटी पर प्रकाश डालता है? A. मुंबई जैसे तटीय महानगर, B. पटियाला जैसे मध्यम आकार के टियर 2 शहर, C. हिमालयी क्षेत्र के पहाड़ी शहर, D. थार रेगिस्तान के गांव। सही जवाब है B,
अध्ययन में पाया गया कि पटियाला जैसे मध्यम आकार के टियर 2 शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी तेजी से गर्म हो रहे हैं। चौथा सवाल, मिनी रत्न दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। 2. श्रेणी 1 मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त PSU बिना सरकारी मंजूरी के 500 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत व्यय कर सकता है। कौन से कथन सही हैं? दोनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर है C। और आखिरी सवाल, कास्ट क्लास एंड पावर नामक मौलिक समाजशास्त्रीय कृति के लेखक कौन हैं, जिनका फरवरी 2026 में निधन हो गया? A. MN श्रीनिवास, B. GS घुर्ये, C. आंद्रे बितेई। सही जवाब है C, आंद्रे बितेई। तो आज की लंबी और विस्तृत चर्चा से मुख्य बातें क्या रहीं? की टेकअवेज क्या हैं? आज की सबसे बड़ी खबर रही भारत टैक्सी का लॉन्च और प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिविज्म की एक नई और क्रांतिकारी अवधारणा जो गिग इकोनॉमी का चेहरा बदल सकती है। समाजशास्त्र में हमने आंद्रे बितेई की विरासत को समझा और उनके कास्ट क्लास पावर के त्रिपक्षीय मॉडल की गहराई में गए, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने HRW रिपोर्ट पर संप्रभुता बनाम सार्वभौमिकता की जटिल बहस को समझा और भारत भूटान ऊर्जा सहयोग के स्ट्रैटेजिक महत्व को देखा। और पर्यावरण में हमने टियर 2 शहरों में बढ़ते अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव पर PNAS के चिंताजनक अध्ययन का विश्लेषण किया और इसके समाधानों पर चर्चा की। याद रखना, आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।